नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राज। सबसे पहले बात करेंगे उस राजनीति की जो ठंड के मौसम में भी गर्म हो चुकी है। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। 12 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के 8, बीएसपी के 3 और बीजेपी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अहमद हसन, रमेश यादव, सरोजनी अग्रवाल, राम जतन राजभर, साहब सिंह सैनी, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र गुर्जर और आशु मलिक। तो बीएसपी के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धर्मवीर अशोक और प्रदीप जाटव, जबकि बीजेपी की तरफ से लक्ष्मण आचार्य और दया शंकर सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। एक सीट पर जीत के लिए 31 वोट चाहिए। फिलहाल सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के एसपी को समर्थन और आरएलडी के बीएसपी को समर्थन के बाद अब विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावना भी बढ़ गई है ताकि क्रॉस वोटिंग कराई जा सके। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 230, बीएसपी के 80, बीजेपी के 41, कांग्रेस के 26 विधायक हैं। इसके अलावा आरएलडी के पास 8 विधायक हैं। पीस पार्टी के 4, कौमी एकता दल के 2, एनसीपी का 1, अपना दल का 1 विधायक और अन्य की संख्या 8 है। समाजवादी पार्टी ने अतिरिक्त खड़ा किया, पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, हमको सिखा रहे हैं। और अगर मैं कहूं तो सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अतिरिक्त खड़ा किया, कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा ने एक अतिरिक्त खड़ा कर दिया तो बहुत कहर बरप गया। और हमने जब कैंडिडेट खड़ा किया था तो 13 तारीख को खड़ा किया था और हमारे विधान परिषद चुनाव के कैलेंडर में उसके बाद 23 तारीख थी, 16 नहीं। 2 एमएलसी जिताने के लिए 62 एमएलए की जरूरत है। ये कहां से लाएंगे 21 वोट? इसके मतलब ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, सेकुलर फोर्सेज एक होंगे और भारतीय जनता पार्टी को दूसरा उम्मीदवार तो हारेगा ही, पहले को बचाने के लाले पड़ जाएंगे। की कमी पड़ती है, जिसे तमाम ऐसे निर्दल विधायक हैं या ऐसे विधायक हैं जो एक विधायकों की पार्टी है, तो उन लोगों से संपर्क में हम लोग चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि उनका कोई कैंडिडेट है नहीं तो कहीं न कहीं उनको वोट देना ही है, तो बसपा को क्यों नहीं। तो यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। जी मीडिया संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, कितना दिलचस्प नजर आ रहा है विधान परिषद का ये रण? काफी दिनों बाद जो है यहाँ पर इतनी सुबह चहल पहल देखने को मिल रही है। विधान सभा में लगातार विधायकों का आना, तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना, ये जो है शुरू हो चुका है। करीब 7:30 बजे से ही लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेता, अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और मेरठ से भी विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम और भी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो सुबह 8 बजे पहुंच गए हैं। सभी के सभी उम्मीदवार, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, बीएसपी की हो या फिर बीजेपी की हो, तो सभी पहुंचे हुए हैं। सभी की सांसें जो है वो थमी हुई है और इंतजार है कि जो मतदान हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिर किस दल के विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं। तमाम जो ऐसे लोग हैं उन पर भी नजर बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त कहीं न कहीं चल रही हैं। शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। 12 सीटों के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। बीएसपी के 80 विधायक हैं, बीजेपी के 41, समाजवादी पार्टी के 230, कांग्रेस के 26, आरएलडी के पास 8, पीस पार्टी के 4, कौमी एकता दल के 2, एनसीपी का 1, अपना दल का 1 और अन्य की संख्या 8 है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आतंकी हमले को देखते हुए आईबी ने यूपी सहित 4 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में पाक समर्थित आतंकी संगठन हमला कर सकते हैं। जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपनी 4 एक्शन टीमों को भारत में भेजा है। इनमें से पहली टीम महाराष्ट्र, दूसरी टीम राजस्थान, तीसरी टीम उत्तर प्रदेश, चौथी टीम ओडिशा में है।
इनको 28 जनवरी से पहले हमले के निर्देश दिए गए हैं। और यूपी सरकार ने एएसआई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यूपी सरकार ने एएसआई में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। दरअसल 2013 के मुकाबले 2014 में पहुंचे सैलानियों की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। यूपी सरकार की गणना के मुताबिक ज्यादा सैलानी वहां पर पहुंचे, जबकि एएसआई के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या कम है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सैलानियों को बगैर टिकट एंट्री कराई जाती है। यूपी सरकार ने इसे लेकर केंद्र को 7 जनवरी को चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में विदेशी सैलानियों की संख्या से भी खिलवाड़ की बात, सुरक्षा से खिलवाड़ की बात वहां पर कही गई थी। इसके अलावा संख्या में भी हेरफेर की बात जो चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को लिखी है उसमें लिखी हुई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 जनवरी को ताज का दीदार करने आगरा पहुंचेंगे। तो यूपी सरकार ने यह चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी है और यूपी सरकार और एएसआई अब आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि सैलानियों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन एएसआई ने अपने जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें सैलानियों की संख्या कम दिखाई गई है, जो कि भ्रष्टाचार को दिखा रहा है। और खबर लखनऊ से। लखनऊ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 सगे सर्राफा व्यवसायी भाइयों से तमंचे की नोक पर उनसे 1.5 लाख रुपए और जेवरों से भरा बैग लूट लिया और वहां से फरार हो गए। मामला मानक नगर थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर चौराहे का है, जहां घनश्याम और अभिषेक 2 भाई अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। रास्ते में अपाचे बाइक सवार 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी भाइयों से लूटपाट की और विरोध करने पर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। गोली घनश्याम के हाथ में लगी है। वहीं मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। दुकान बंद करके निकले तो डीआरएम ऑफिस के जस्ट सामने 3 लड़के अपाचे से थे। उन्होंने पीछे पहले बैग से ठोकर मारी, हम लोग जाकर डिवाइडर में गिर गए। तो पीछे से एक रिवॉल्वर से लड़का उतरा, उसने मेरे लड़ा तो मैंने उसको हाथ पकड़ के रिवॉल्वर से घुमा दी। तो इतनी देर में दूसरे ने मेरे फायर किया, मेरे गोली जस्ट कान के बगल से निकल गई। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में सिपाही शिवशंकर और अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों ने पुलिस राइफल भी छीनने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पुलिस यहां पर अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए पहुंची थी। फिलहाल घटना के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर चुकी है। सूचना मिली थी एसओ साहब को, उन्होंने हम लोग को भेजा रुद्रपुर। तो हाँ, हम लोगों ने रुकवाया, ईटे उटे वो नींव भरवा रहे थे। रोकने पे हाथ में ईटे तो उसको रखवाया। उसके बाद मैंने कि चलो वहाँ आपस में बात करना, अभी बुलवा रहे हैं। इतने पे हाथापाई करने लगे, राइफल छीनने लगे। राइफल बचाया, उसको काबू में किया तो ईटे पत्थर घर वालों ने चलाने लगे। ईटे बाके रायबरेली में एसपी विधायक सुरेंद्र विक्रम सिंह के बेटे पर विवादित जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा है। आरोप है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के सामने की करोड़ों की जमीन पर विधायक का बेटा अवैध निर्माण करा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जमीन उनकी है। जमीन पर कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है। इसके बावजूद प्रशासन ने निर्माण कार्य नहीं रुकवाया, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन के सामने जाम लगा दिया और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ पे हमारी साइड में हमने जमीन परचेज किया था 91 में, और मेरा स्टे भी चल रहा है उस साइड का किनारे का, रामजी मिश्रा के किनारे का। और हमने बताया कि स्टे भी, लेकिन कोई प्रशासन मानने के लिए नहीं तैयार है। कंटिन्यू 3 दिन से प्रशासन यहाँ कब्जा करा रहा है। कौन कर रहा है कब्जा? कानपुर के विधायक पंजाबी सिंह के लड़के और वो सब लोग पूरा कब्जा करा रहे हैं। हमने स्टे ऑर्डर भी दिखाया, लेकिन कोई शासन और प्रशासन कोई भी सुनने के लिए मिली नहीं। का अधिकार है भाई, वो उसका अधिकार है, बिल्कुल है। खतौनी मेरे दर्ज है नाम, है ना, ऐसा नहीं है। अनाधिकार तो कोई नहीं कर रहा है। तो जो लोग निर्माण करा रहे हैं अवैध निर्माण है। नहीं, अभी निर्णय लेते हैं। अभी तो मेरे संज्ञान में आया है, लेखपाल वगैरह नापे हैं उसको। सब आ गए और जो उस बार लगाए थे उनको गलत था, उनका आदेश उनका निरस्त हो गया है। हमें दूसरे की जमीन और नजूल जमीन नहीं चाहिए। हमारी जो हमारे हिस्से में है वो हमें दे दी जाए बस।
और अगली खबर आगरा से। बीती रात आगरा में तेज रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए। एतमादपुर में नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार कार बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वाले तीनों लड़के नेमिनाथ कॉलेज से होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल तीनों घायलों को एसएन मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना को पार करते हुए एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। युवक यमुना को पार कर मेहताब बाग की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर संदिग्ध युवक पर पड़ी, पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की पूछताछ में संदिग्ध युवक कुछ भी बोल नहीं पाया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगामी आगरा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिस ताज परिसर के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। फायदा उठाते हुए उधर से ये घुसता हुआ इधर ताजमहल की तरफ आ रहा था। हम और हमारे साथी विकास और जितेंद्र अलर्ट थे, हम लोग देख रहे थे। इसे आवाज दी हमने, लेकिन ये रुका नहीं। ये हम लोग स्टीमर लेके गए तीनों साथी, और इसे तब तक ये डूबने लगा था, और इसे पकड़ के हमने यहाँ स्टीमर में रखा हमने पहले, और स्टीमर में रखने के बाद यहाँ इसके पेट से पानी निकाला, और फिर ये क्या नाम कुछ बोल नहीं पा रहा, इसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही है कहाँ का है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 जनवरी को ताजनगरी आगरा पहुंचेंगे। ओबामा की सुरक्षा को लेकर सर्किट हाउस में यूपी के तमाम आला अधिकारियों ने अमेरिकी एडवांस टीम के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में यूपी के डीजी सुरक्षा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीआईएसएफ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जो स्टेजी पुल है और नया पुल है और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, इनकी चेकिंग, इनकी सिक्योरिटी की चेकिंग, कोई विस्फोटक पदार्थ न लगा हो, इसकी चेकिंग कराई जा रही है। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और हाई अलर्ट के मद्देनजर हर जगह चेकिंग की जा रही है। वाराणसी में विश्व से आतंकवाद के सफाई को लेकर मोदी ओबामा मैत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें डंडी स्वामियों ने शिरकत की। इस दौरान संतों ने हवन के जरिए विश्व से आतंकवाद दूर करने की कामना की है। इस मैत्री यज्ञ में बीजेपी गंगा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। महायज्ञ के आयोजक स्वामी परमहंस ने कहा है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती महाशक्ति बनकर उभरे और आतंकवाद का विश्व से सफाया हो। मोदी और ओबामा ये दोनों लोग मिलकर के और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ करके फेंके, इनकी मित्रता प्रगाढ़ हो और समाज के लिए एक आदर्श बन सके। इसलिए हम लोगों ने उन आज जो है 4 वेद के उन मंत्रों का प्रयोग किया है जो देश के विश्व में जब कोई बहुत बड़ा संकट होता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। और सारनाथ में अशोक स्तंभ और धम्म स्तूप को शीशे से कवर कर दिया गया है। अब स्तंभ और स्तूप को धूल मिट्टी, धूप और बारिश से सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही चारों तरफ लकड़ी की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। खास बात यह है कि शीशे का कवर बुलेट प्रूफ लगाया गया है, जिससे किसी हादसे के दौरान स्तंभ सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि जी संगम ने अशोक स्तंभ और स्तूप के संरक्षण की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एएसआई ने सरकार को प्रपोजल भेजा था। जो रहते थे वो क्या छोड़ के गए हैं, और हमारी जो संस्कृति है उनके बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में पता चलेगा ये सब देख के। क्या ये होना चाहिए जो हमारी? हाँ, ये होना चाहिए ताकि आने वाले समय में सभी को पता चले कि पिछले वर्षों में क्या था यहाँ। बीती रात कानपुर में पुलिस ने शहर के मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा जांच की। दुकानदारों और शोरूम मालिकों को निर्देश भी पुलिस की तरफ से दिए गए। 26 जनवरी पर सुरक्षा को लेकर पुलिस की कवायद चल रही है। चेकिंग के दौरान एसपी सिटी के साथ डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल दस्ते भी मौजूद रहे। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और कानपुर के न्यू अशोक नगर इलाके में बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। धमाके में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद बम को देसी बम बताया है और मामले की जांच की जा रही है। 26 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा को देखते हुए विशेष चौकसी बरती जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। बांदा में एक व्यापारी को फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कालीजड़ थाना इलाके का है, जहां 19 जनवरी को फर्जी आईडी के जरिए ईसा नाम के युवक ने बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी को फोन किया और खुद को बलखड़िया डाकू बताते हुए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने पर व्यापारी और उसके बेटे की हत्या करने की धमकी दी गई, जिससे घबराए व्यापारी ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने सर्विलांस पर आरोपी का नंबर लगाकर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास होने वाली है। इस बार की झांकी का विषय है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। जी संगम पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं झांकी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में अवध की विरासत देखने को मिलेगी। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी के सामने है। ये वही झांकी है जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी और उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाएगी। खासतौर पर इस बार जो झांकी की थीम है वो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर केंद्रित है और सबसे पहले उन्हीं को दर्शाया गया है। झांकी के पिछले इलाके में आप देख सकते हैं वाजिद अली शाह को दिखाया गया है। उनके साथ जो सेना और उनकी जो सेना के लोग हैं, तमाम दरबारीगढ़ हैं, उनको दिखाया गया है। और ठीक पीछे वाले भाग में जब अवध के अंतिम नवाब अंग्रेजों के इंडिया में आने के बाद जब कलकत्ता की तरफ कूच कर रहे थे, उस वक्त के दृश्य को दिखाया गया है। और उनके जाने में और उनके साथ साथ उनके दरबार में जो नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी, जो माहौल बनता था, उस पूरे माहौल को इस झांकी में कम में ही सही दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हम इस झांकी को देखकर कह सकते हैं कि जो यूपी की विरासत रही है, खास तौर पे अवध की विरासत, जो लखनऊ के आसपास का पूरा जो क्षेत्र रहा है, वो अवध के नवाबों के लिए प्रसिद्ध रहा है। और आज भी कहा जाता है कि अवध में खासतौर पे लखनऊ में जो कल्चर है वो नवाबी कल्चर है। उस पूरी विरासत को, उस संस्कृति को इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। कैमरामैन कपिल के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। बड़ी खबर इस वक्त बाराबंकी से मिल रही है। यहां एक दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। कोठी थाना के दारोगा अरविंद शर्मा सस्पेंड हुए हैं और एक महिला सिपाही को भी इसमें सस्पेंड किया गया है। महिला सिपाही के साथ संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे दारोगा अरविंद। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कोठी थाना के दारोगा अरविंद शर्मा सस्पेंड हुए हैं, जबकि एक महिला दारोगा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मामले के बाद एसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है।